हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज़ फ्लायरिश। रिव्यू बहुत टाइम बाद आ रहा है यार, क्योंकि बीच में थोड़ा सा काम में बिज़ी था, तो दोबारा से स्टार्ट कर चुके हैं। एक और बार हमारे पास एक नई गाड़ी आ चुकी है। मार्केट में आए हुए थोड़ा सा टाइम हुआ है, लेकिन टियागो ईवी अभी भी हॉट सेलिंग कार्स में से अब मानी जा रही है और ईवी सेगमेंट में सबसे बढ़िया गाड़ी निकल के आई है ये, क्योंकि ये मोस्ट अफोर्डेबल भी है। जो डेट है आज है 30 अप्रैल और 26-27 के आसपास MG कॉमेट की भी न्यूज़ आई है कि MG कॉमेट भी लॉन्च हो गई है। वो इससे थोड़ी और अफोर्डेबल हो गई है, लेकिन वो इससे थोड़ी कॉम्पैक्ट और थोड़ी बॉक्सी टाइप लगती है। तो देखते हैं उसका जब रिव्यू आएगा वो आएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं बोलूँगा जो बेस्ट इन सेगमेंट और बेस्ट इन क्लास चल रही है वो ये है गाड़ी, टाटा टियागो ईवी। स्टार्ट होती है 8.5 लाख के आसपास के प्राइस फिगर से और ये जाती है 12 लाख, जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी इस पे बाकी और चीज़ें ऐड ऑन होंगी तो फाइनल प्राइस कुछ और निकलेगा, बट आइडली अगर आप देखोगे तो इसमें ऑलमोस्ट 7 वेरिएंट तक आ जाते हैं। बेस उन्होंने यही रखा हुआ है, जो XC इसका बेस मॉडल है, XT जो मिड वेरिएंट्स आते हैं, XZ और XZ प्लस, तो ये मेन वेरिएंट्स है। लेकिन इसी में थोड़ी और प्लस माइनस करके, किसी में फास्ट चार्जिंग है, किसी में स्लो चार्जिंग है, कुछ इस तरीके की चीज़ें करके 7-8 वेरिएंट्स हैं। मैं उनकी डिटेल एक बार अपनी लिस्ट में यहाँ साइड में आपको दे दूँगा। तो यार बाकी इसमें देखा जाए तो 5 कलर आते हैं। 5 कलर ऑप्शंस में से अगर मैं देखूं तो ये मेरे को सबसे बेस्ट तो यही वाला कलर लगता है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा ना दिन के टाइम में अच्छे से ग्लॉसी सा कलर दिखता है और रात के टाइम में जब इस पर लाइट्स के रिफ्लेक्शन पड़ते हैं ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो वो हो गए। इसमें वाइट कलर आता है, इसमें थोड़ा सा एक ग्रेइश सा कलर आता है। सो इसी टाइप के और 2 कलर हैं। अगर आप देखोगे वेबसाइट्स पे टाटा की जाके तो आपको पूरी इसकी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन और मिल सकती है। बाकी इसके अलावा मैं बात करूं तो यार यहाँ पे कुछ हमें इलेक्ट्रिक, जैसे टियागो बेस पे ही है पूरी, कुछ टियागो को इन्होंने .ev करके चेंज नहीं किया है। जो इसका ढांचा है वो एक्चुअली टियागो के ही बेस पे है, इस पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप देखोगे ना तो ईवी पे कैसे पहचान सकते हो आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक है, सबसे पहले तो उसकी नंबर प्लेट जो दिखेगी वो ग्रीन कलर में आती है। उसके बाद जो अगर आप देखोगे कि गाड़ी को अगर आप नंबर प्लेट भी हटा दो, लेकिन आपको वैसे पहचानना है कि कौन सी कलर से है और किस तरीके से आप पहचान सकते हो, तो वो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे ये गाड़ी का कलर अलग है, ये कलर अलग है, और ये कलर जो ये पट्टी आप देख रहे हो ये हर एक गाड़ी में आएगी जो इसकी ईवी की होगी। कुछ इसी तरीके के एलिमेंट्स और आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ साइड पे देखोगे तो दोनों तरफ ही .ev की बैजिंग है, तो ये कुछ इस तरीके की ईवी की बैजिंग दिखती है। और इसी तरीके से इस गाड़ी में ना छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। अगर आप यहाँ पे व्हील कैप देखोगे ना तो ईवी गाड़ी के व्हील कैप बिल्कुल डिफरेंट है नॉर्मल टियागो से। कि यार इसका मैं आपको थोड़ा सा बूट ओपन करके दिखाता हूँ कि अंदर इसका अगर हम देखें ना तो नॉर्मल जैसे गाड़ियाँ हैं जिसमें इंजन आते हैं और ये इलेक्ट्रिक मोटर वाली में क्या डिफरेंस है। तो यार ये देखो कुछ इस तरीके का इसमें पूरा इलेक्ट्रिक फंक्शनैलिटीज़ लगी हुई हैं। अब इसका सिस्टम अभी तो मेरे को भी ऐसे कुछ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है कि, लेकिन हाँ इतना पता है कि हाँ इलेक्ट्रिक मोटर इसमें कम्प्लीटली लगा दी गई है। बाकी कूलेंट वगैरह ये सब चीज़ें, बैटरीज़ वगैरह ऑपरेटेड चीज़ें जो हैं वो बाकी बिल्कुल सेम चलता है। सिर्फ एक इलेक्ट्रिक मोटर का चेंज आया है इसमें, और जिसमें जो बैटरी पैक है वो नीचे की तरफ होता है गाड़ी में। तो वो कैसे होता है मैं आपको एक बार वो भी समझा देता हूँ। जो इस यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक मोटर है, और इसी के बेस में अगर हम बताएं तो आपको इलेक्ट्रिक जो इसकी बैटरी है वो बेस पैक बना हुआ है। वो भी आपको पीछे मैं एक बार बूट ओपन करके दिखा देता हूँ। अब रीज़न क्या है ना यार कि इन्होंने क्या किया कि अभी फ़िलहाल इस गाड़ी में स्टेपनी हटा दिया। तो यार एक जो छोटा सा डिफरेंस है ना वो ये भी है कि ये XT वेरिएंट है, तो इसमें जो बूट है ना आपका, अगर आपको बाहर से खोलना है, अंदर से आप खोल सकते हो, लेकिन बाहर से अगर आपको खोलना है तो आपको चाबी से ही खोलना पड़ेगा। यहाँ कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं है। इसके जो ऊपर वाला वेरिएंट है XZ प्लस,
उसमें आपको ये फ़ीचर मिलता है कि पुश बटन से आपको ये भी ओपन कर सकते हो। दूसरा जो मैं आपको बात बता रहा था इम्पॉर्टेंट, कि यहाँ पे इन्होंने स्टेपनी हटा के कुछ इस तरीके की बैटरी दे दी गई है यार। ये कुछ इस तरीके से है। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे आपको ना ये बैटरी पैक दिख जाएगा। ये पूरा इसका बैटरी पैक है। यहाँ पे हमने जो नट बोल्ट्स देख रहे हो, ये सारा का सारा ये बैटरी पैक है इसके अंदर। अब यहाँ पे यही डिफरेंस है, नहीं तो यहाँ पे स्टेपनी होती थी, तो स्टेपनी हटा दी गई है। अगर ये ऐसा नहीं है कि देखो आप स्टेपनी कैरी नहीं कर सकते, स्टेपनी आप कैरी कर सकते हो, ठीक है, वो स्टेपनी कैरी करने के लिए, लेकिन ये है कि आपको एडिशनल पेमेंट उनको करके, यही एक हमारे पास अब ऑप्शन बचता है। बाकी अगर मैं बात करूँ जो इन्होंने पंचर किट दी है, वो पंचर किट बहुत अच्छी दी है यार, क्योंकि इसमें पता है कि अब इन्होंने क्या कर दिया है कि पंचर किट देने से हुआ क्या है कि अब आपका टायर अगर पंचर हो गया तो उसमें एक लिक्विड सा दिया है, वो लिक्विड फॉर्म आप उसमें टायर से हवा भरो और उसी के अंदर वो ना फैल जाएगा। तो होगा क्या कि वो उसी टाइम आपके पंचर रिपेयर कर देगा, और वो जो लिक्विड है वो पूरा का पूरा फैल के उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ टाटा ने की है, तो मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। बाकी यार ये आपके साथ जब आप गाड़ी लेते हो तो ये एक नॉर्मल सा चार्जर आ सकता है। देखो आप वहाँ पे उनसे हाई एंड चार्जर वगैरह की भी डिमांड कर सकते हो। ये तो आपका कैरी वाला चार्जर है कि आप कहीं भी आप जा रहे हो और आपको प्लग एंड प्ले वाला सीन है कि अगर आप कहीं प्लग करो और सीधा आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाए। इस वाले चार्जर से बहुत टाइम लगता है चार्ज होने में गाड़ी, कम से कम नहीं तो आप लेके चलो कि 12 से 13 घंटे ले गई है ये वाला चार्जर पूरी गाड़ी चार्ज करने में, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे आजकल बनते जा रहे हैं, तो उसकी भी एडवांटेज है ही। बाकी यार जो इसके जो टेल लैंप्स हैं, हेड लैंप्स पे आते हैं, पहले टेल लैंप्स को कवर करते हैं। तो टेल लैंप्स नॉर्मल हेलोजन टेल लैंप है, उसी तरीके के इंडिकेटर्स हैं, उसी तरीके का रिवर्स जो लाइट है वो भी है, तो कोई उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ी को अभी फ़िलहाल टियागो के ही बेस पे रखा गया है, इसमें कोई एलईडीज़ वगैरह का काम नहीं किया गया है। थोड़ा बहुत डीआरएल पे काम किया गया है, वो किया है फ्रंट में, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो हेडलैम्प इसका बिल्कुल नॉर्मल है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। हाई बीम जो मिलेगा वो आपको हेलोजन ही मिलेगा, इंडिकेटर जो मिलेगा एक नॉर्मल बल्ब ही मिलेगा, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ आपको यहाँ पे फॉग लैम्प भी मिल जाते हैं। तो इसकी लाइटिंग मतलब बहुत मेरे को बेटर लगी। जो डीआरएल्स की मैं बात कर रहा था वो ये रहे डीआरएल्स। मैं एक बार आपको ऑन करके इसको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से इसकी लुक आती है। तो यार ये कुछ इस तरीके का डीआरएल इसका लुक देता है। और ये ना अभी तो बहुत डे लाइट है तो इतना मज़ा आ नहीं रहा, लेकिन ये लिटरली रात को बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो यार ये कुछ इस टाइप का इसका सिस्टम है कि अभी अगर आप देख रहे हो डीआरएल ऑन है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ से हेडलैम्प ऑन करूँगा ना तो ये एक नॉर्मल जो इवनिंग टाइम में हम लाइट ऑन करते हैं वो लाइट ऑन हो गई है। उसके बाद ये नॉर्मल दूसरी लाइट ऑन हो गई, और ये इस टाइम अब नॉर्मल बीम आ गई, ये हाई बीम है। बाकी अगर मैं एक बार और बटन ये वाला प्रेस करूँगा तो यहाँ पे फॉग लैम्प्स भी ऑन हो गए। तो यही इसका एक डिफरेंस है। बाकी डीआरएल ऑल टाइम इसमें रन हो नहीं रहा है, या फिर मे बी होता होगा, तो मैं एक बार इसका पता करके आपको बता दूंगा अपने एक शॉर्ट में, ठीक है। तो ये इसके हेडलैम्प के फीचर हैं। तो यार इसके बाद बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स की। एक्सटीरियर तो हमने देख लिया, एक एंटीना और मिस हो गया था मेरे से, जो मैं आपको उसको कवर कर देता हूँ कि ये शार्क फिन एंटीना वगैरह नहीं दिया हुआ इसमें किसी भी मॉडल में, नॉर्मल आपको एंटीना ही मिलेगा। तो इस एंटीना का यार यही है कि कोई ऐसे फ़र्क पड़ता नहीं है, जस्ट कि ये थोड़ा सा अब इसको अपग्रेड कर सकती थी टाटा कि पीछे शार्क फिन एंटीना लगा के नॉर्मली इसको दे सकती थी, बट ठीक है, नेवरदलेस कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार आप गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो गाड़ी की यार सिटिंग पोजीशन और ये सब के बारे में आपको एक बार मैं बताता हूँ। आप मेरी फिजिक देख ही रहे हो, तो उस हिसाब से अगर मैं गाड़ी में बैठूँ और गाड़ी को चलाया भी है, मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। मैं 5'9" हूँ, ठीक है, और आराम से गाड़ी के अंदर बैठता हूँ। मेरे को आराम से मेरा एक हेडरूम बढ़िया मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो कुछ इस तरीके से गाड़ी के अंदर इनग्रेस जैसे बोलते हैं कि जा सकते हैं, और ऐसी कोई इशू नहीं है। ये मैंने अपने बिल्कुल हाइट के हिसाब से एडजस्ट की है। अभी मैंने इसको स्टीयरिंग को बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो स्टीयरिंग अगर आप देखोगे तो ये एडजस्ट हो जाता है, इसको मैं हाइट एडजस्ट कर सकता हूँ इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से हाइट एडजस्ट हो रही है। बाकी अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे अगर मेरे को सबसे लोवेस्ट में कंफर्टेबल लगता है। अगर ये लोवेस्ट में है तो मेरे को सबसे कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन और पोस्चर मेरा मतलब मैं फील करता हूँ इसको चलाने में। बाकी अभी मैंने अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया हुआ है। तो पहले सिटिंग पोस्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फीचर्स पे आएंगे। तो यहाँ पे ईजिली मैं बैठ गया हूँ। अब आपको मैं पीछे चल के दिखाता हूँ कि पीछे क्या मेरे को दिक्कत हो रही है, या फिर मैं आराम से पीछे भी बैठ सकता हूँ।
बाहर भी इजीली आना है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। अब अंदर चलते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे ना, थोड़ा सा मैंने अब क्योंकि मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया हुआ है, तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो। बाकी मैं आपको लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाए। तो अगर मैं यहाँ बैठ रहा हूँ तो हाँ, मेरे को मतलब बिल्कुल इतना ही है कि हाँ, बिल्कुल नेक टू नेक स्पेस मेरे को मिला है। इसके अलावा मेरे पास ज़्यादा स्पेस है नहीं, लेकिन थाई सपोर्ट इसका यार अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल स्पेस नहीं मिल रहा, यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। रिक्लाइन जो हुआ है वो नॉर्मल रिक्लाइन काफ़ी अच्छा है, तो इसमें कोई इशू नहीं आ रहा। तो मतलब मैं अब इसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार कि 5 जने आराम से कंफर्टेबली जाएंगे। ये 4 जनों के लिए है, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत मेरे को इधर उधर होना पड़ेगा एक पॉइंट के बाद। अभी मैं थोड़ी देर तो ट्रैवल बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन उसके बाद फिर मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होगी, और उसके बाद मेरे को लगेगा यार कि थोड़ा और मेरे को स्पेस हो, या तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा होऊंगा, या फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को एक एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर देखा जाए 4 लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी आप लंबा जा सकते हो, कंफर्टेबल है, कोई आवाज़ नहीं आती, कुछ नहीं है। सिंपल अपना बैठो और ड्राइव थ्रू करो। कुछ इस तरीके की इसकी चाबी है। अभी तो इस पर कवर चढ़ा हुआ है, तो ये नॉर्मल बेसिक जो टाटा की चाबी होती है वो है, और ये फोल्डेबल की है। चाबी इस तरीके की एक ही मिलती है, जो दूसरी चाबी आपको मिलेगी वो जो नॉर्मल चाबी मिलती है ना, वैसी चाबी है वो। ऐसी ये बटन वगैरह अनलॉक और इसमें जो फीचर है वो नहीं है उसमें। तो नॉर्मल इसको मैं ऑन करूँगा तो इस तरीके से चाबी बाहर आएगी। अभी देखो मैं अब अगर गाड़ी के अंदर आया हूँ ना, तो मेरे को 2 चीज़ें दिख रही हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, एक चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे बैटरी परसेंटेज 98% जो कि शो हो रहा है। दूसरी दिखा रही है किलोमीटर रेंज 247 किलोमीटर, और अभी जो दिखा रहा है ऑडोमीटर पे कि ये चल कितना चुकी है 3471। बाकी अब इसको चाबी को यहाँ लगाते हैं। नॉर्मल जो हमारे पास इसमें ऑप्शन है वो यही है कि इसमें लगाओ। तो ये फ़िलहाल के लिए अगर है कि डोर ओपन एक्सेस, तो जैसे इग्निशन ऑन हो जाता है यार, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो हेडलाइट ऑन है या नहीं वो इंडिकेशन, यहाँ पे सीट बेल्ट की नोटिफिकेशन, बैटरी परसेंटेज, किलोमीटर रेंज, कौन सी गियर में है, ठीक है, स्पीड, टाइम, और अभी यहाँ पे ये कितना व्हील स्पिन दिखा रहा है पर किलोवाट वो, और ट्रिप है। तो ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो लास्ट नोटिफिकेशन आप देख रहे हो वो है हैंड ब्रेक की। तो इसके अलावा अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये एक रीजनरेशन प्रोसेस है। रीजनरेशन प्रोसेस बेसिकली होता है कि बैटरी खुद ब खुद गाड़ी चार्ज करती है जब गाड़ी ब्रेक्स लेती है। तो वो भी एक प्रोसेस बड़ा अच्छा है इस गाड़ी में। यहाँ पे उसके लेवल दिए हुए हैं कि ये 1 होगा, कभी 2 होगा या 3 होगा, तो जो भी रीजनरेशन लेवल होगा वो यहाँ पे दिखा देगा। बाकी यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ड्राइव मोड दिखा रहा है, और इसके साथ यहाँ पे रीजनरेशन मोड दिखा रहा है। अभी जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बाकी इसके अलावा यार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अगेन बैटरी की बार्स दिखा रहा है कि कितने बार्स बचे हुए हैं बैटरी के। तो ये अगेन एक इंडिकेशन होता है कि जब आपकी बैटरी ख़त्म होने वाली हो तो कब आपको चार्ज पे लगा देनी चाहिए गाड़ी। तो ये कुछ फीचर्स हैं यार इसके। और बाकी अगर मैं स्टीयरिंग पे बात करूँ तो स्टीयरिंग में आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पे सिस्टम का। यहाँ से आप कॉल पिक कर सकते हो, कट कर सकते हो। यहाँ पे हॉर्न है, तो हॉर्न भी कुछ बढ़िया है, ऐसा नहीं है हॉर्न कुछ हल्का फुल्का लगाया, हॉर्न की भी क्वालिटी अच्छी लगी। यहाँ पे यार ये जो एक इंटरेस्टिंग फीचर है वो है क्रूज़ कंट्रोल का। तो क्रूज़ कंट्रोल भी यहाँ पे दिया गया है। ये जो प्लस माइनस आप देख रहे हो यार, ये क्रूज़ कंट्रोल की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आपने एक बार क्रूज़ सेट कर दिया तो उसके बाद आपको ना यहाँ नीचे पैडल्स पे ज़रूरत नहीं पड़ती पैर रखने की। आप यहीं से स्पीड को अप एंड डाउन कर सकते हो और गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ आपकी यहाँ पे सिस्टम की, तो सिस्टम बहुत अच्छा दिया हुआ है। हार्मन गार्डन का सिस्टम है, इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगेन ये रीजनरेशन प्रोसेसेस वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये फॉग लैम्प का एक बटन है कि आप इसको ऑन करोगे तो फॉग लैम्प ऑन हो जाएगा। ये चार्जिंग स्विच जो है यहाँ से खुलता है, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ से गाड़ी आपकी लॉक अनलॉक हो जाती है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है पार्किंग लाइट्स जो हैं वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। सो ऑल ओवर मतलब काफ़ी अच्छा मैकेनिज़्म है यहाँ पे। एसी अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरे को ना हल्का सा एक ड्रॉबैक सा लगा कि अगर यहाँ पे ये एसी को ना सेपरेट स्क्रीन सी देके पूरे एसी को सेपरेट दे देते। अब क्योंकि क्या है कि यहाँ से ये चीज़ हो नहीं रही है। अब अगर मैं एसी को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो एसी ऑन यहाँ लिखा हुआ है और एसी के कंट्रोल्स यहाँ कहीं दिखाता है। तो यहाँ से ही मेरे को एसी को ऑपरेट करना पड़ेगा, या फिर मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ।
ये कुछ फ़ैन स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, एसी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता हूँ, बट ऑटोमेटिक एसी है वो एक अच्छी बात है। एयर फ्लो यहाँ से मैं चूज़ कर सकता हूँ और यहाँ से भी चूज़ कर सकता हूँ, तो ऑप्शंस मेरे पास दोनों है। बट हाँ ये है कि ये जो एक ब्लैक सा पार्ट दिखता है ना, ये ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ कुछ होना चाहिए था जो हल्का सा वेकेंट रह गया। तो ठीक है, बाकी चल सकता है काम, ऐसी कोई इशू नहीं है। नीचे अगर आप देखोगे यार, हमारे पास ड्राइव मोड आ जाते हैं। ये है न्यूट्रल, फिर है ये नॉर्मल ड्राइव मोड, ये रिवर्स मोड, ये है हमारे पास स्पोर्ट्स मोड। अब अगर मैं नॉर्मल अगर आपकी बात करूं कि हम हैं गाड़ी इस टाइम न्यूट्रल पे, ठीक है, और अभी मैं इसको ड्राइव मोड पे कर देता हूं। लेकिन ड्राइव मोड पे करने से पहले लोगों का क्वेश्चन ये होगा यार कि ये गाड़ी तो है इलेक्ट्रिक, ठीक है, अब इसमें आपने चाबी भी लगा ली, तो अब क्या मैं चाबी लगा ली तो क्या ये नॉर्मल ऐसे ही चल पड़ेगी? अब सीधा मैं इसको न्यूट्रल से करता हूँ ड्राइव मोड, ठीक है। तो अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को करनी है हैंड ब्रेक ऐसे डाउन, ठीक है। अभी मैंने देखो, मैंने सिर्फ चाबी को ना लगाया है और सिर्फ एक बार ऑन किया है, ठीक है। जो इग्निशन ऑन वाला भी आता है, हम सिर्फ उसी पेज पे हैं। अभी हम यहीं रुक गए, ठीक है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि गाड़ी है न्यूट्रल में। अगर न्यूट्रल से ये थोड़ा सा अगर आप देखो ना, तो अभी लाइट ज़्यादा है इसलिए, अदरवाइज़ आप यहाँ देखो, अब आपको दिख रहा होगा न्यूट्रल हल्का सा यहाँ पे लिटअप हो रहा है। तो जो भी गियर में गाड़ी होगी वो थोड़ा सा लिटअप होगी। अब जैसे मैंने इसको हल्का सा शिफ्ट किया तो अभी ये शिफ्ट हो नहीं रही है और गाड़ी एक बीप दे रही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हमने इसको सिर्फ नॉर्मल इग्निशन मोड पे ऑन रखा है। इसको जब मैं दोबारा एक बार, जैसे गाड़ी आप नॉर्मली स्टार्ट करते हैं ना, उसी तरीके से इसको हल्का सा आगे करा मैंने चाबी को, तो ये आ गया रेडी टू ड्राइव लिखा हुआ। अब मैं अगर यहाँ पे मोड दोबारा चेंज करने की कोशिश करूँगा, जैसे हम न्यूट्रल देख रहे हो, इसको मैंने हल्का सा किया तो अब देखो ये ड्राइव पे आ गया। तो यही एक डिफरेंस है इसका, कि जब आप, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको चलाना कैसे है, क्या करना है। तो अब इस तरीके से गाड़ी को मैंने जैसे अब ये कर दिया, तो हल्का सा जैसे अब यहाँ पे देखो आप, मैं अगर ये छोड़ूंगा तो गाड़ी चल पड़ी है। अभी मेरे को रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो इसीलिए क्योंकि हम नॉर्मली यहाँ पे गाड़ी चल रही है, क्यों जो एक इनिशियली अपनी पावर से चल रही है। अभी मैं जब इसको रेव करूँगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली थोड़ी और रेस लेनी स्टार्ट होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं 2 सेकंड के लिए चुप होता हूँ और मैं रेस देता हूँ। आप सुनना इंजन कितना ज़्यादा इसका शांत है। तो यार अब देखो, अभी तक ना जो रेंज आ रही थी वो 257 के आसपास आ रही थी। अब क्यों हुआ ये 222? अगर आप यहाँ देखोगे रेंज दिखा रहा है 222, और इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हमने एसी ऑन कर लिया। तो जैसे ही आप एसी ऑन करते हो, रेंज आ जाती है 222 की। अब एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ एसी ऑफ़ करके। तो एसी अगर हमने ऑफ़ करा तो देखो साथ ही रेंज हो गई 247 की वापस। तो फ़र्क पड़ जाता है जब आप एसी यूज़ करते हो, तो 20-25 किलोमीटर का, या फिर शायद थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता होगा। तभी जो ओवरऑल एक रेंज है ना, वो ओवरऑल रेंज हमें देती है ये समवेयर अराउंड 190 के आसपास की, 190 से 200 किलोमीटर के आसपास की।